हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास और परिभाषाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सवाल देखेंगे। इसमें देखेंगे हम प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, यदि आप हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य वीडियोज़ या प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है, ये जो तथ्य हैं, ये सभी गवर्नमेंट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो के अंत में जो आपसे सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आप जरूर से जरूर दें। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ गद्य का विकास क्रम। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं कौन सी हैं? पहला है नाटक, दूसरा कहानी, तीसरा निबंध, चौथा उपन्यास, पांचवा एकांकी और छठवां है आलोचना। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य की गौड़ विधाओं का नाम लिखना है। हिंदी गद्य साहित्य की गौड़ विधाएं कौन सी हैं? उत्तर है हिंदी गद्य साहित्य की गौड़ विधाएं हैं पहला संस्मरण, दूसरा आत्मकथा, तीसरा जीवनी, चौथा यात्रा वृतांत, पांचवा रेखा चित्र, छठवां लघु कथा, सातवां रिपोर्ताज, आठवां साक्षात्कार, नौवां पत्र साहित्य और 10वां है गद्य काव्य। तो दोस्तों, यह थी हमारी हिंदी गद्य साहित्य की गौड़ विधाएं और प्रमुख विधाएं। अगला प्रश्न है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है? कोई 4 अंतर लिखना है। नाटक और एकांकी में प्रमुख अंतर बताने हैं। तो उत्तर है नाटक और एकांकी में अंतर। सबसे पहले, नाटक में मुख्य कथा वस्तु के साथ साथ गौड़ प्रसंग का भी समावेश होता है जो बृहद होता है, जबकि एकांकी में एक कथा वस्तु होती है जो संक्षिप्त होती है, इसमें कोई गौड़ प्रसंग नहीं होता है। दूसरा है, नाटक में अनेक अंक और अनेक पात्र होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंग और पात्रों की संख्या सीमित होती है। तीसरा है, नाटक में एक से अधिक चरित्र होते हैं जिनका विकास क्रमशः प्रकट किया जाता है, जबकि एकांकी में एक चरित्र होता है जो तत्काल प्रकट हो जाता है। चौथा है, नाटक में कथा वस्तु की विकास प्रक्रिया की गति मंद होती है, यह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जबकि एकांकी में कथानक प्रारंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है। तो दोस्तों, यह था नाटक और एकांकी में प्रमुख अंतर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन किन्हीं 4 नाटककारों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखना है। उत्तर है भारतेंदु युगीन 4 नाटककारों के नाम तथा उनकी रचनाएं निम्न हैं। पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जो प्रमुख रचना है वह है प्रेम योगिनी। दूसरे हैं लाला श्रीनिवास दास, इनकी रचना है संयोगिता स्वयंवर। तीसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है भारत दुर्दशा। चौथे हैं बालकृष्ण भट्ट, इनकी रचना है जैसा काम वैसा परिणाम। तो यह भारतेंदु युगीन 4 नाटककारों के नाम और रचनाएं थी। अगला प्रश्न है, एकांकी के कितने तत्व होते हैं? एकांकी के कितने तत्व होते हैं, उनके नाम लिखना है। उत्तर है एकांकी के 7 तत्व होते हैं जो निम्नांकित हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। पहला है कथा वस्तु, जिसे कथानक कहते हैं। दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा संवाद या कथोपकथन। चौथा देश काल एवं वातावरण। पांचवा भाषा शैली और छठवां उद्देश्य। सातवां रंगमंचीयता एवं अभिनेता। अगला प्रश्न है, एकांकी विधा की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है एकांकी विधा की 4 विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, एकांकी में एक कथा वस्तु होती है जो संक्षिप्त होती है। दूसरा है, इसमें पात्र सीमित होते हैं। तीसरा है,
एकांकी का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। और चौथा है एकांकी में कोई गौड़ प्रसंग नहीं होता है। तो यह था हमारा एकांकी के तत्व और एकांकी की विशेषताएं। अगला प्रश्न है, नाटक के विकास क्रम के नाम लिखिए तथा प्रत्येक युग के 4 प्रसिद्ध नाटककारों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखेंगे, नाटक के विकास क्रम को देखेंगे। नाटक के विकास क्रम के नाम तथा प्रत्येक युग के 4 प्रसिद्ध नाटककारों के नाम। पहले हैं भारतेंदु युगीन नाटक, जो कि 1850 से 1900 ईस्वी तक था। इसमें नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। दूसरा है द्विवेदी युगीन नाटक 1900 से 1920 ईस्वी तक। इसके नाटककार हैं किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शिवनंदन सहाय और राय देवी प्रसाद पूर्ण। तीसरा है प्रसाद युगीन नाटक 1921 से 1936 ईस्वी तक। इसके नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र। चौथा है प्रसादोत्तर युगीन नाटक 1937 से लेकर अब तक। इसके प्रमुख नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, धर्मवीर भारती और मोहन राकेश। तो दोस्तों, हमने यहाँ पढ़ा नाटक के विकास और उसके प्रमुख नाटककार। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नाटकों का सम्राट किसे कहा जाता है? जिसे नाटकों का सम्राट कहा जाता है उनके द्वारा लिखे किन्हीं 4 नाटकों के नाम भी लिखने हैं। तो हम यहाँ उत्तर देखेंगे। हिंदी साहित्य में नाटकों का सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। नाटकों का सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटकों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा ध्रुव स्वामिनी और चौथा है करुणालय। अगला प्रश्न है, एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी किसे कहते हैं? हिंदी के 4 एकांकीकारों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए। उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार एकांकी में एक ही घटना होती है। वह नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचार करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई गौड़ प्रसंग नहीं रहता है, पात्र सीमित होते हैं, कथा वस्तु भी स्पष्ट और कौतूहल से युक्त रहती है। इसमें विस्तार के लिए अवकाश नहीं होता है। तो जो एकांकी सम्राट हुए वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। एकांकीकारों के नाम तथा उनकी रचनाएं, पहला है जयशंकर प्रसाद, एक घूंट, दूसरा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बादल की मृत्यु, दीपदान इनकी प्रमुख रचना है। तीसरे हैं उपेंद्र नाथ अश्क, इनकी रचना है चरवाहे सूखी डाली और चौथा है जगदीश चंद्र माथुर, इनकी रचना है भोर का तारा खंडहर। तो एकांकी सम्राट यहाँ कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी के किन्हीं 4 कहानियों के नाम लिखो। प्रेमचंद की 4 कहानियों के नाम लिखने हैं। उत्तर है प्रेमचंद जी की किन्हीं 4 कहानियों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है पंच परमेश्वर, दूसरा कफन, तीसरा बूढ़ी काकी और चौथा है परीक्षा। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 गद्य काव्यों के रचनाकारों एवं उनकी रचना का नाम लिखना है। 4 गद्य काव्यों के रचनाकारों और उनकी रचना। उत्तर है 4 गद्य काव्यों के रचनाकारों एवं उनकी रचना का नाम निम्न है। पहला राय कृष्णदास, सपना संलाप इनकी रचना है। दूसरे हैं वियोगी हरि, इनकी रचना है तरंगिणी भावना। तीसरे हैं आचार्य चतुरसेन, इनकी रचना है अंतस्थल तर लागिनी। और चौथे हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचना है साहित्य देवता। तो हमने यहाँ प्रेमचंद की 4 कहानियाँ पढ़ी और 4 गद्य काव्यों के रचनाकार पढ़े। अगला प्रश्न है, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखनी है। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा बतानी है। उत्तर है निबंध शब्द नि धन बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना। निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है। यहाँ इसका अर्थ प्रयत्न, प्रयोग या परीक्षण लिया गया है। अतः किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहा जाता है।
बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबंधता के साथ किया गया हो। तो दोस्तों, हमने यहाँ निबंध देखा और बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर लिखते हुए एक एक रचना और रचनाकार के नाम बताइए। रेखा चित्र और संस्मरण में प्रमुख अंतर देखेंगे। उत्तर है, रेखा चित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर लिखते हुए एक एक रचना और रचनाकार के नाम। सबसे पहले रेखा चित्र के बारे में देखेंगे। रेखा चित्र में आत्म परकता नहीं होती है। दूसरा है, रेखा चित्र किसी काल का हो सकता है। तीसरा है, रेखा चित्र किसी भी व्यक्ति के विषय में लिखा जा सकता है। चौथा है, रेखा चित्र में कल्पना का समावेश हो सकता है। रेखा चित्र का उदाहरण है बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा कृत औरंगजेब। अब संस्मरण के बारे में देखेंगे। पहला, संस्मरण में आत्मपरकता अधिक होती है। दूसरा, संस्मरण का संबंध अतीत काल से होता है। तीसरा, संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में लिखा जाता है। चौथा है, संस्मरण में तटस्थता पूर्वक यथार्थ चित्रण होता है। संस्मरण का उदाहरण है महादेवी वर्मा द्वारा कृत पथ के साथी। तो दोस्तों, हमने यहाँ रेखा चित्र और संस्मरण में प्रमुख अंतर और रचनाकार और उनकी एक एक रचनाएं देखी। अगला प्रश्न है, आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिखते हुए एक एक रचना तथा रचनाकारों के नाम लिखना है। आत्मकथा और जीवनी के रचनाकार और रचनाकार के नाम। उत्तर देखेंगे, आत्मकथा और जीवनी में अंतर तथा एक एक रचना तथा रचनाकारों के नाम। सबसे पहले हम आत्मकथा के बारे में देखेंगे। पहला है, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन व्रत को स्वयं लिखता है। दूसरा है, आत्मकथा में अनुभूति की गहराई पाई जाती है। तीसरा है, आत्मकथा लेखन की शैली कथात्मक होती है। और आत्मकथा के लेखक, सबसे पहले हम आत्मकथा के लेखक देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू तथा उनकी रचना मेरी कहानी, यह पहली आत्मकथा थी। अब जीवनी के बारे में देखेंगे। जीवनी में लेखक किसी दूसरे के जीवन व्रत को लिखता है। जीवनी में दूसरे के जीवन व्रत को। दूसरा है, जीवनी में विवरण और तथ्य की झलक होती है। तीसरा है, जीवनी लेखन की शैली वर्णनात्मक होती है। जीवनी के लेखक हैं अमृतलाल नागर। उनकी जो रचना है वह है कलम का सिपाही। तो दोस्तों, हमने आत्मकथा और जीवनी में प्रमुख अंतर देखे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के गद्य की 4 विशेषताएं लिखिए। द्विवेदी युग के गद्य की 4 विशेषताएं। उत्तर है, द्विवेदी युग के गद्य की 4 विशेषताएं निम्न है। पहला, विषय वस्तु की गंभीरता। इस युग के लेखकों ने गंभीर विषय वस्तु का चयन किया। दूसरा है, व्याकरण सम्मत भाषा तथा परिमार्जित शैली का प्रयोग। तीसरा है, नवीन विषयों का समावेश। और चौथा है, उपदेशात्मक एवं लोक शिक्षा परक रचनाएं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रमुख 2 गद्य लेखकों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए। उत्तर है, द्विवेदी युग के प्रमुख 2 गद्य लेखकों के नाम तथा उनकी रचनाएं निम्न है। पहला है, लेखक देखेंगे और दूसरे में उनकी रचनाएं देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो रचना है वह है प्रतिभा साहित्य संदर्भ। दूसरे हैं बाबू श्याम सुंदर दास, इनकी रचना है साहित्य लोचन गद्य कुसुमावली। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज। रिपोर्ताज किसे कहते हैं? कोई 2 रिपोर्ताज लेखकों के नाम लिखना है। रिपोर्ताज किसे कहते हैं? उत्तर देखेंगे। रिपोर्ताज गद्य की नई विधा है। रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रेंच का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्ताज। इसका अभिप्राय है रोचक और भावात्मक चित्रण, हाल ही में घटी घटना तथा लेखक द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई घटनाओं का अंतरंग अनुभव के साथ किया गया वर्णन रिपोर्ताज कहलाता है। रिपोर्ताज में कथात्मक सरसता और रोचकता का पुट होता है। रिपोर्ताज लेखक एवं उनकी रचनाएं। पहले हैं रांगे राघव,
इनकी प्रमुख रचना है तूफानों के बीच। दूसरे हैं धर्मवीर भारती, इनकी रिपोर्टाज रचना है युद्ध यात्रा। अगला प्रश्न है कहानी और उपन्यास में 4 अंतर लिखिए। कहानी और उपन्यास में प्रमुख अंतर लिखने हैं। सबसे पहले कहानी में देखेंगे, पहला, कहानी मानव जीवन की किसी एक घटना को आधार बनाकर लिखी जाती है। दूसरा, कहानी का आकार लघु होता है। तीसरा, कहानी में कौतूहल या जिज्ञासा अधिक होती है। चौथा है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। कहानी का उदाहरण है प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पंच परमेश्वर, जो कि बहुत ही फेमस है। उपन्यास के बारे में देखेंगे, पहला, उपन्यास मानव के संपूर्ण जीवन को लक्ष्य बनाकर लिखा जाता है। दूसरा, उपन्यास का आकार दीर्घ होता है। तीसरा, उपन्यास में जिज्ञासा कहानी की अपेक्षाकृत कम होती है। चौथा, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। उपन्यास में पात्रों की संख्या कहानी से अधिक होती है। उदाहरण है प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान। तो दोस्तों, हमने यहाँ कहानी और उपन्यास में प्रमुख अंतर देखे और एक एक उपन्यास और उनके उपन्यासकार देखे। तो दोस्तों, आज का सवाल है, हिंदी साहित्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? हिंदी साहित्य का जो शुरुआत की श्रेय है वह किसे जाता है? ऑप्शन ए, गारसा दत्तासी, बी, रामचंद्र शुक्ल, सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डी, प्रेमचंद। दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है किसने शुरुआत की थी तो अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।